मीडिया एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोल साइंस यानी कि सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज में दी गई है हमको एनसीईआरटी ने पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि क्या होती है पावर शेयरिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री हम किस रीजन की वजह से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल साइंस में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सिविक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है या पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा सरकार की बात होगी, गवर्नमेंट की बात होगी, इलेक्शन की बात होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है इसमें, और आपका डेमोक्रेसी की बात होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती है। तो इस टाइप के जो भी सारे टॉपिक्स होते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं पावर शेयरिंग। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। देखते हैं पावर शेयरिंग क्या होती है। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है पावर का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्या होती है पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब होता है आपका ताकत। अगर हम इसको हिंदी करें तो पावर का मतलब होता है ताकत और शेयरिंग का मतलब होता है आपका बांटना। ठीक है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक, पावर को बांटना। अब मैंने आपको पहले अभी क्यों बताया कि हम सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में हम लोग किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, पावर शेयरिंग का मतलब सबको ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ताकत को बांटने की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि किसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, किसकी पावर को बांटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि जो सरकार होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की या कोई भी स्टेट की, तो जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर को शेयर कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, और कैसे, मतलब कि उसका क्या क्या अलग अलग प्रोविजन होते हैं। ठीक, तो पावर शेयरिंग में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इट इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक, अब ये एक क्या है, एक टेक्निक है। पहले समझ लेते हैं जो डेफिनेशन लिखी है, फिर आगे आपको जो दो अपना कंट्री की स्टोरी दी गई है उससे आपको समझ में आएगा। तो इट इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट different level. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated in one hand only and that different form can keep check on each other. ये क्या बोल रहा है कि पावर किसी भी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी समझेंगे क्यों नहीं होनी चाहिए। India is an example of holding together federation where the power is shared between central government and different constituent state. ठीक, तो हमारे यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि पावर जो है इंडिया के साथ होल्डिंग टुगेदर, सारी बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, पावर हम क्यों बांटते हैं। ठीक, तो क्यों बांटते हैं, यहाँ पर क्यों बात हो रही है, चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, पहले वो रीजन जान लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं किसके, पावर शेयरिंग के। पहला दिया है आपका श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने अगर इंडिया का मैप ध्यान से देखा हो तो इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड बिल्कुल नीचे साउथ में आपको एक ऐसा आई ड्रॉप जैसा या कोई सा भी ड्रॉप होती है वैसा आपको क्या दिखेगा, एक आपको वो दिखता है, साइन दिखता है। ठीक है, तो वही क्या है आपका श्रीलंका। ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया को पकड़ के वैसे लटका हुआ है। तो श्रीलंका एक ऑफिशियली द डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ आता है, साउथ में ये आपका लाई करता है। और ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आइलैंड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पेनिनसुलर बताया है पहले कि पेनिनसुलर क्या होता है, तो जल्दी से बताइए कि आइलैंड कंट्री क्या होती है और साथ ही साथ पेनिनसुलर की डेफिनेशन भी बता दीजिए। ठीक, तो पेनिनसुलर ये आइलैंड कंट्री है नोन अंटिल 1972 एज साइलोन। 1972 तक इसका नाम था। सीलोन भी पढ़ते हैं इसको, साइलोन भी बोलते हैं। श्रीलंका हैज मैरीटाइम बॉर्डर विद इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट, द मालदीव टू द साउथ वेस्ट। मैरीटाइम मतलब कि आपका पानी में क्या करती है, ये आपके बॉर्डर को शेयर करती है, मालदीव से भी शेयर करती है और इंडिया से भी शेयर करती है। चलो, तो अब चलते हैं हम जल्दी से श्रीलंका। कहाँ आ गए हम लोग, श्रीलंका। एथनिक कंपोजिशन या एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका, मतलब एथनिक मतलब कि किस किस टाइप के लोग श्रीलंका में रहते थे, किस टाइम की बात हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है, आज से कम 50-60 ईयर्स एगो की बात हो रही है। श्रीलंकन तमिल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट। अभी देखो ये श्रीलंका, मैंने आपको बताया था ना, ऐसा ड्रॉप जैसा आपको दिखाई देता है, ये श्रीलंका का मैप है। अब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जो था सिन्हाला स्पीकर, यानी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे इस कंट्री में वेरिएशन थे, सिन्हाला स्पीकर थे 74%। कौन लोग थे, 74%, मतलब श्रीलंका की 100% पॉपुलेशन में जो 74% थे वो क्या थे, सिन्हाला थे। और
कौन सा रिलीजन फॉर्म करते थे ये? बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिज्म को ये फॉलो करते थे। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर और जो दूसरे थे आपके वो थे श्रीलंकन तमिल, ऑक्यूपाइड नॉर्थ एंड ईस्ट। ये आपको दिया गया है कि मैप के थ्रू समझाया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तमिल इसमें थे टोटल 18%, 74 क्या हो गए आपके श्रीलंकन सिन्हाला स्पीकर और 18% हो गए आपके तमिल स्पीकर। अब इस तमिल स्पीकर जो थे, मतलब जो तमिल भाषा बोलते थे, अब यहाँ पर क्या था, जो 13% थे वो थे श्रीलंकन तमिल और 5% जो थे वो क्या थे, इंडियन तमिल। ठीक है, अब ये तमिल दिमाग हमारा यहाँ पर घूमता है कि श्रीलंका में तमिल कहाँ से आ गए। ठीक है, तो पहले क्या होता था, तमिल कुछ लोग वहां पर पहले से ही रहा करते थे। और जब आपको मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया बताया था, उसमें मैंने आपको इंडेंजर्ड लेबर के बारे में बताया था। तो इंडेंजर्ड लेबर मतलब ऐसे लेबर या बॉन्डेड लेबर क्या होते थे जिनको बड़े बड़े प्लांटेशन सिस्टम में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो बहुत सारे इंडियंस पहले, यानी कि जो तमिल्स थे वो कहाँ से, क्योंकि तमिलनाडु उधर ही आपका सी कोस्ट साइड ही आता है, तो इस वजह से ये लोग कहाँ चले जाते थे, काम की तलाश में श्रीलंका चले गए और वहां पर क्या, श्रीलंका में ही बस गए। जो पहले से ही श्रीलंका में थे, जिनको श्रीलंकन तमिल, जिनका बॉर्न ही श्रीलंका में हुआ, वो श्रीलंकन तमिल या नेटिव तमिल कहलाते थे। और जो दूसरे थे वो क्या थे आपके, इंडियन तमिल। इंडियन, और जो दोनों हिंदू और मुस्लिम में थे, जो तमिल भाषी लोग थे। सिन्हाला, जो सिन्हाला स्पीकर सिन्हाला भाषा का प्रयोग करते थे, और जो तमिल भाषी लोग यानी कि तमिल स्पीकर थे। 74% सिन्हाला, 18% जो थे वो तमिल स्पीकर, जिसमें से 13% जो थे आपके श्रीलंकन तमिल, और जो 5% थे वो क्या थे आपके इंडियन तमिल थे। ठीक है, ये हो गया आपका। देन जो 7% थे बोथ सिन्हाला एंड तमिल क्या थे, जो 7% थे वो क्रिश्चियन। अब देखो यहाँ पर मुस्लिम, यहाँ पर एक दिया गया है आपको 1%, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये सिर्फ जितना हम टोटल करते हैं तो 99% ही आता है। बच्चे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 1% था वो कहाँ गया, तो 1% का जो था ये कभी भी इसमें दिया ही नहीं गया। जो मुस्लिम थे वो 1% इसमें दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है। तो एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब होता है कि कैसे कैसे लोग वहां पर रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, हिंदू मुस्लिम से ईसाई, कास्ट में वेरिएशन देखोगे, रिलीजन में आप देखोगे, ठीक है, सब कास्ट है बहुत सारी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वैसे हर कंट्री में भी क्या होता है, ये सारी चीजें लाई करती है। चलो, तो ये हो गई हमारी श्रीलंका की बात। अब हम क्यों बात करी हमने श्रीलंका से, हमको क्या लेना देना, अभी समझेंगे। आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वर्ड दिखाई दे रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मतलब कि अब ये वर्ड किससे बना है, देखो, मेजोरिटी। आपको एक वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ दिख रहा है जिसका नाम क्या है, मेजोरिटी। ठीक, तो मेजोरिटी वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मेजोरिटी की पॉलिसी को, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को इन्होंने क्या करा, फॉलो करा। अब श्रीलंका में अलग अलग टाइप के लोग थे। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर ये दिक्कत थी, इनको ये देखना था कि अब सरकार कैसे चलेगी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया है, तो इंडिया में भी अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, लेकिन सरकार तो बनती है। तो यहाँ पर कैसे सरकार बनी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। श्रीलंकन adopted as a series of majoritarian measure to establish Sinhala supremacy over the तमिल। जब श्रीलंका आजाद हो गया तब 1948 में उसने मेजोरिटी के, जो मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी होती है या मेजर्स होते हैं, वो वाली स्टेप्स को उसने टेकन किया। कैसे, उसने जैसे कि मेजोरिटी जो लोग हैं उन्हीं को क्या दी जाएगी, सुप्रीमेसी है, वही क्या है, सुपीरियर है। जैसे कि हमारे यहाँ सपोज इंडिया में हिंदू बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेगा, हिंदू लोगों को ही क्या दे दे, सारी प्रायोरिटी दे दे। ठीक है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता, हम लोग तो सेक्युलर कंट्री है। तो श्रीलंका ने क्या करा, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको एथनिक कंपोजिशन बताया। एथनिक कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि ज्यादा लोग कौन थे, वो थे सिन्हाला स्पीकर। तो इन्होंने क्या करा, जो सिन्हाला स्पीकर थे उसमें उनको क्या दे दी, सुप्रीमेसी दे दी। सुप्रीमेसी मतलब कि हर चीजें सिन्हाला को ही आगे किया गया ओवर द तमिल। ठीक है, तमिल को पूरी तरीके से डिसरिगार्डेड किया गया। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून आया जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ही क्या रहेगी, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी श्रीलंका में। और जो लोग तमिल बोलते थे उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा, इससे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ। ठीक, अब जैसे इंडिया हमारा 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ भी लॉ बना, तो हमारे यहाँ कैसा कानून बना, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि सभी धर्म के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को इक्वल रखा गया, सबके बारे में ध्यान रखा गया। लेकिन जब श्रीलंका को आजादी मिली तो उसके बाद श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला जो स्पीकर थे उन्हीं को क्या दी, सुप्रीमेसी दी, उन्हीं को प्रायोरिटी दी।
नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, सिन्हाला स्पीकर वर प्रेफर्ड बोथ फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अगर जैसे कि कोई जॉब पोजीशन है और वहां पर 2 कैंडिडेट्स आते हैं, एक सिन्हाला स्पीकर आया और एक आपका तमिल स्पीकर आया, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये लोग क्या करते थे, जो सिन्हाला स्पीकर है, जैसे तमिल स्पीकर ज्यादा कैपेबल है लेकिन फिर भी किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सिन्हाला स्पीकर को जॉब, उसी को जॉब दी जाएगी। जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी पोजीशन में भी जो सिन्हाला स्टूडेंट्स है उन्हीं को क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये दूसरा स्टेप्स इन्होंने लिया। डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला, रीजन क्या था, डोमिनेंस ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी। ठीक, अब इसकी क्यों मतलब ऐसा किया गया, क्योंकि डोमिनेंस था, सिन्हाला जो लोग थे वो मेजोरिटी में ज्यादा थे। ठीक है, इन 1956 में मैंने आपको बताया प्रेफरेंशियल पॉलिसी जितनी थी फेवरिंग यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब, स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, और सभी लोगों को बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग इंडिया से यहाँ से गए थे और तमिल स्पीकर भी थे। तमिल स्पीकर में भी हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, लेकिन उनको भी कहा गया कि आपको बुद्धिज्म को ही क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। चलो, अब ये कहानी तो हो गई आपकी श्रीलंका की। अब इसमें देखेंगे कि आगे क्या हुआ श्रीलंका में, कि एक कहानी दूसरी जो हमको क्या समझा रही है, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम चलते हैं अब हम लोग। बेल्जियम इज अ फेडरल मोनार्की इन वेस्टर्न यूरोप। पहले बेल्जियम में मोनार्की हुआ करती थी। इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोप यूनियन एंड होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन हेडक्वार्टर एज वेल एज दैट ऑफ सेवरल अदर मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज नाटो। नाटो का फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत सारे अभी एट प्रेजेंट बात करें तो ये बहुत अच्छा मेंबर है बेल्जियम। बेल्जियम जो कंट्री है बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है, और श्रीलंका भी बहुत छोटी कंट्री, जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े स्टेट है, हरियाणा के बराबर बेल्जियम की और श्रीलंका की क्या है, मतलब सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ ही यहाँ की पॉपुलेशन है। बेल्जियम में कितने लोग रहते हैं, 1 करोड़, जितने हमारे हरियाणा स्टेट में रहते हैं। श्रीलंका में 2 करोड़ अप्रोक्स है। तो बेल्जियम कितना एरिया कवर करता है, 30,528 मीटर स्क्वायर किलोमीटर एंड इट हैज पॉपुलेशन अबाउट 11 मिलियन पीपल। चलो, अब यहाँ का एथनिक कंपोजिशन हम देखेंगे। यहाँ आ गए, अब आपको ये बेल्जियम दिखाई दे रहा है, ये बेल्जियम का मैप है, ये इतना पूरा। अब बेल्जियम जो है आपका 3-4 कंट्री से आपकी 4 कंट्री से आपकी बॉर्डर शेयर करता है। पहला तो है नीदरलैंड, दूसरा है आपका जर्मनी और तीसरा है आपका फ्रांस। ठीक है, एक और है लग्जमबर्ग जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो लग्जमबर्ग 4 कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन है। कैसा एथनिक कंपोजिशन है, बेल्जियम जो है 59% डच स्पीकर है, यहाँ पर 40% बेल्जियम में नहीं कि कंट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक, और 1% जर्मन स्पीकर है। डच स्पीकर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो नीदरलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, इस वजह से यहाँ डच स्पीकर है। और बेल्जियम को आजादी भी किससे मिली थी, नीदरलैंड से। पहले नीदरलैंड के अंडर में था बेल्जियम, लेकिन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बेल्जियम की कहानी थी। बेल्जियम जब हमने पढ़ा था द रिवॉल्यूशन बिगिन 1830 टू 1848, तो यहाँ पर उसमें दिया हुआ है उसमें कि नीदरलैंड से बेल्जियम क्या हुआ था, ब्रोक अवे हो गया था। तो बेल्जियम नीदरलैंड से आजाद हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर नीदरलैंड से बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ पर 50% कौन थे आपके डच स्पीकर थे, सॉरी 59%, 40% जो थे फ्रेंच स्पीकर, फ्रांस से भी शेयर करता, और 1% जो थे जर्मन स्पीकर थे। ये तो हो गई हमारी कंट्री की बात। अब इसकी कैपिटल भी थी, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ तो बहुत सारी स्टेट होते हैं अलग, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, ठीक है, और हर स्टेट की हर एक कैपिटल, लेकिन ये तो बहुत छोटा है तो इसकी एक ही कैपिटल है जिसका नाम था ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था, 20% डच स्पीकर थे और 80% क्या थे, फ्रेंच स्पीकर थे। अब यहाँ पर आप देखो क्या होता है, कंट्री में अगर आप देख रहे हो तो डचीज ज्यादा है, और ब्रुसेल्स में अगर आप कैपिटल में देख रहे हो तो फ्रेंच स्पीकर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये कुछ दिक्कत, इनको डोमिनेंस दिखाते हैं फ्रेंच को, तो यहाँ पर फ्रेंच किस पे डोमिनेंस दिखा सकते हैं, डच पे दिखा सकते हैं। मतलब दोनों तरफ क्या हो सकता है कि टेंशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और जो फ्रेंच स्पीकर थे वो कंपैरेटिवली डच स्पीकर थोड़े से रिच भी थे, तो इस वजह से अब डच को यहाँ पर क्या होने लगी, डच स्पीकर को यहाँ पर थोड़ी टेंशन क्रिएट होने लग गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेंशन जब क्रिएट हुई 1960 से 1970 के बीच में, तब बेल्जियम ने क्या करा। अब बेल्जियम कैसे क्या काम करेगा, जैसे हमने देखा श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन देखा तो श्रीलंका ने क्या स्टेप्स उठाया, उसने मेजोरिटी जो लोग थे उन्हीं को प्रेफरेंस दी। अब देखते हैं बेल्जियम ने क्या स्टेप लिया जब यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुआ। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने अकोमोडेशन की पॉलिसी को क्या किया, फॉलो किया। देखते हैं कैसे।
अकोमोडेट का मतलब होता है सभी को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था देना, जोड़ कर रखना, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम स्टेट दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा कि जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें अगर सपोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे 20 मिनिस्टर आपके अगर डच के होंगे तो 20 ही किसके होंगे, फ्रेंच स्पीकर होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर 20 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 20 यहाँ पर, ठीक। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी जो पावर थी कुछ वो सेंट्रल ने स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या दी, पावर दी। ब्रसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच पार्टी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रसेल्स थी उसके ब्रसेल्स की मैंने आपको बताया वहां पर वेरिएशन अलग था, वहां पर उल्टा था, वहां फ्रेंच स्पीकर ज्यादा थे कैपिटल में और कंट्री में आपके डच स्पीकर ज्यादा थे, तो इन्होंने ब्रसेल्स की अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। और सेम जैसे कि कंट्री में बेल्जियम में इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा, वैसे ही इन्होंने ब्रुसेल्स ने भी क्या करा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया। यानी कि अगर 20 फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर होंगे तो 20 ही डच स्पीकर मिनिस्टर होंगे। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जैसे जो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर किसी को लगता है ऑफिस में कॉलेज में कि उसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका ध्यान रखेगी। और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट करा, ठीक है। 1970 से इन्होंने 1993 तक 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, ठीक। तो ये स्टेप्स किसने उठाए, आपके बेल्जियम ने, ठीक। अब देखो दोनों कहानी में अब आप ये चीज समझो कि जैसे दोनों स्टोरीज है, श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका के पास भी अलग अलग लोग थे, बेल्जियम के पास भी अलग अलग लोग थे। श्रीलंका चाहता तो वो भी सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे देता, लेकिन नहीं, उसने जो ज्यादा लोग थे उन्हीं को क्या दी, प्रायोरिटी दी। जैसे आपके क्लासरूम में सपोज गर्ल्स ज्यादा है और गर्ल्स को ही अगर आपका टीचर क्या देगा, प्रायोरिटी देगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉयज को बुरा लगेगा। या अगर बॉयज को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा है और गर्ल्स को पूरी तरीके से इग्नोर या डिसरिगार्डेड किया जाएगा, तो भी क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये गलत भी होगा। तो सेम वैसे ही सिन्हाला जो स्पीकर थे उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेंस, और तमिल जो तमिल थे उनको कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वहां पर कैसी दिक्कत आ गई, फाइनली वहां पर सिविल वॉर की, जो हम आगे पढ़ेंगे, सारी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, सिविल वॉर की जो कंडीशन थी वो वहां पर इमर्ज हो गई। बेल्जियम का अगर देखें तो यहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन था, हर कंट्री में वेरिएशन होते हैं, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन था, लेकिन बेल्जियम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और किस टाइम पे, जब दुनिया इतनी आगे भी नहीं थी। आज से अगर हम देखें तो 40-45 साल पहले की बात है, 1960 से 70 का वो टाइम था, लेकिन बेल्जियम ने इतना अच्छा स्टेप लिया। वो चाहता तो वो भी क्या करता कि हाँ मेजोरिटी ने जो मेजोरिटी उसको फॉलो कर सकता था, लेकिन उसने अकोमोडेशन की पॉलिसी को क्या किया, फॉलो किया, और उसके स्टेप्स की पूरे यूरोप में बहुत तारीफ हुई। जो बेल्जियम है वो आपका यूरोप में लाइक करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसी वजह से नाटो, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन, सबने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था अपनी कंपनी उसका, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ बनाया, ब्रुसेल्स में बनाया, ठीक। तो ये दोनों था। अब देखो यहाँ 1% जर्मन है, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो 1% जर्मन स्पीकर थे वो कहाँ गए, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका कहीं भी गिवन नहीं दिया है और बहुत ही माइनॉरिटी में थे, तो इस वजह से इनका कोई भी इसमें दिया नहीं गया है हमको एनसीईआरटी में। और बाकी इनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो अगर अभी आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इसमें मैंने आपको दोनों स्टोरी समझा दी है, दोनों स्टोरी इसीलिए हमें दी गई है ताकि हम समझे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको हमेशा दी जाती है हर वीडियो में, और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके सारे ही वीडियोज को आप देख के आपकी स्टडी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहे ईडी अकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।